हेलो एवरीवन। इन टुडेस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट फैगोसाइटोसिस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फैगोसाइटोसिस के साथ। तो अगर हम बात करें फैगोसाइटोसिस की, तो बेसिकली क्या है, ये एक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है विच इज़ नॉट एंटीजन डिपेंडेंट। ये एंटीजन डिपेंडेंट नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ये हमारी इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीजन स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो फैगोसाइटोसिस में बेसिकली होता क्या? फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच इनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, इनगल्फमेंट of foreign antigen या pathogen occurs। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, इनगल्फमेंट हो रही है। इनगल्फमेंट का मतलब है, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस सेल इंटरनलाइज द पैथोजन। सेल जो होता है वो पैथोजन को इनगल्फ कर लेता है या इंटरनलाइज कर लेता है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो बेसिकली वो इंटरनलाइज करके उसको कर क्या रहा है, उसको ब्रेक कर रहा है और ब्रेक करके उसके एंटीजन्स को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सो बेसिकली दिस इज डन बाय फाइगोसाइटोसिस। यूजुअली कौन करते हैं? जो हमारे प्रोफेशनल एपीसीज होते हैं। एपीसीज के बारे में हमने पढ़ा था। एपीसीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो अगर हमारे मेन एपीसीज की बात करें तो मेन एपीसीज कौन से होते हैं? मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस चीफली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइगोसाइटोसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डेंड्रिटिक सेल्स, डेंड्रिटिक सेल्स। और इसके अलावा हमारे मेनली आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो फैगोसाइटोसिस ये सारे करते हैं। इननेट इम्यूनिटी के केस में जो फैगोसाइटोसिस होती है वो मेनली न्यूट्रोफिल्स करते हैं। मैक्रोफेजेस का जो होता है वो ज़्यादातर हेल्प करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के केस में फैगोसाइटोसिस के लिए जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं मैक्रोफेजेस। तो फैगोसाइटोसिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो सेल है, मतलब अब कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो एंटर करने के लिए हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जब जनरेट होगा या फैगोसाइटोसिस जो इनगल्फमेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ केमिकल, कुछ सिग्नल्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से पैथोजन को रिकॉग्नाइज करा जा सके एज नॉन सेल्फ, और जो सेल्स है वो उनको इनगल्फ कर ले। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है कि ये जो फैगोसाइटोसिस है, कभी कभी ये रिसेप्टर मीडिएटेड होती है। मतलब कि कुछ मान लो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं, जैसे वो किसी पैथोजेनिक पैम्प्स के साथ, पैम्प्स हमने पढ़े थे, पैथोजेनिक एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं, या पैथोजन के किसी एंटीजन के साथ ये रिसेप्टर्स बाइंड कर लेते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर उस जगह पे सारे पैथोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे। तो बेसिकली देयर आर मैनी रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में बहुत सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे टॉल लाइक रिसेप्टर्स। टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में हमने पढ़ा था, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स, एंटीबॉडी के जो एफसी रिसेप्टर्स होते हैं, एफसी रिसेप्टर्स ऑफ द एंटीबॉडी एट्सेट्रा। और जब ये एक्टिवेट होते हैं, फैगोसाइटोसिस होता है, तो फैगोसाइटोसिस का मेनली काम क्या है? फैगोसाइटोसिस का काम है एक तो उस पैथोजन को किल करना। तो मेन अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसके दो फंक्शंस है। एक, ये किल कर रहा है पैथोजन को, और दूसरा ये एक्टिवेट करता है अडेप्टिव इम्यूनिटी को। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को ये एक्टिवेट करता है, मतलब कि अडेप्टेड इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट होना शुरू हो जाए, टी सेल्स, बी सेल्स एक्टिवेट होने लग जाए, वो अकॉर्डिंगली कुछ साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है वो पैथोजन्स को किल करें, या फिर रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज़ बने जिसकी वजह से जो पैथोजन है उसको बॉडी से एलिमिनेट करा जा सके। सो दिस इज़ द बेसिक रोल ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो अगर हम इसका एक डायग्राम देखें, यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा डायग्राम दिया हुआ है फैगोसाइटोसिस का, कि अगर बैक्टीरिया जो है बिकम अटैच टू द मेम्ब्रेन इमेजिनेशन, जैसे बैक्टीरिया जो है वो हमारे मैक्रोफेज की सरफेस के ऊपर अटैच हो गया, उसके बाद क्या होगा, ये इंजेस्ट हो जाएगा। इंजेस्ट होके ये जो वैक्यूल बन गया, इसको हम बोल रहे हैं फैगोसोम। ये फैगोसोम बाद में फ्यूज़ हो जाता है लाइसोसोम के साथ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फैगोसोम फ्यूज़ किसके साथ हो जाता है? लाइसोसोम के साथ, और ये बना देता है फैगोलाइसोसोम। अगर आपको पता हो, या और यू शुड रिकॉल कि लाइसोसोम में होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जब ये फैगोसोम जो है, ये बैक्टीरिया जो है, ये लाइसोसोम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेंगे, ये एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इसको क्लीव कर देंगे। सो द लाइसोसोमल एंजाइम डाइजेस्ट द कैप्चर्ड मटीरियल एंड देन इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल। हियर इज अनदर पिक्चर ऑफ दिस। सी, यहाँ पे सोटोपोडिया बना, पैथोजन एंटर हो रहा है, पैथोजन एंटर होके जा रहा है,
फैगोसोम बनाएगा, फैगोसोम फिर बाइंड करेगा लाइसोसोम के साथ, लाइसोसोम के साथ बाइंड करके बन गया फैगोलाइसोसोम। ये पार्शियली डाइजेस्ट करेगा पैथोजन को, और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो सेल से बाहर आ जाएगा। सो अगर हम बेसिक स्टेप्स देखें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, cell surface receptors on the phagocytes bind to the opsonins और PAMs present on the surface of the pathogen। तो पैथोजन की सर्फेस के ऊपर या तो ऑप्सोनिन्स होंगे या मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होंगे जो किसके साथ बाइंड करेंगे, हमारे सेल सर्फेस रिसेप्टर्स के साथ, तभी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ ये कुछ नॉन सेल्फ चीज़ है जो हो रही है। रिसेप्टर बाइंडिंग के साथ जो फैगोसाइटोसिस है वो ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर मतलब स्टार्ट हो जाएगा। जो भी हमारी साइट ऑफ इंजरी है या साइट ऑफ पैथोजन इन्वेजन है, वहाँ पे जितने भी फैगोसाइट्स हैं वो सारे क्लस्टर होना शुरू हो जाएंगे। सो फैगोसाइटोसिस ट्रिगर ड्यू टू रिसेप्टर क्लस्टरिंग। अ फैगोसोम इज यूजुअली पिंच्ड ऑफ एज अ मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द पैथोजन। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला हुआ कि जैसे अगर ये सेल मेम्ब्रेन, अगर ये कोई सेल है और यहाँ से पैथोजन एंटर हुआ, एंटर होने के बाद इस टाइप से वो उसको इनगल्फ कर रहे हैं, और ये पिंच ऑफ हो गया। पिंच ऑफ हो गया मतलब कि ये यहाँ से सेपरेट होकर ये एक फैगोसोम बन गया अलग से, जो कि सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गया। A phagosome is eventually pinched off as the cell membrane envelop the pathogen. A phagolysosome is an acidified body formed due to eventual fusion of, so basically fusion of phagosome with lysosome will result into phagolysosome. The degradation of the target cell occur due to hydrolysis of hydrolytic enzyme। तो जितने भी लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे वो उस पैथोजन को डिग्रेड कर देंगे या डाइजेस्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ इट इज़ प्रोसेस्ड। So phagocytosis is an important part of innate immunity. It does not require antigen specificity, क्योंकि ये innate immunity का पार्ट है। innate immunity हमारा primary defense होता है और उसमें antigen specificity पे ध्यान नहीं दिया जाता। It also serves to activate the adaptive immunity. As I told you कि कुछ receptors जब activate होंगे तो वो हमारे T cells और B cells को भी activate करेंगे, so that हमारा adaptive immune response भी काम करना शुरू कर दे। It not only helps to kill the pathogen but also helps in processing of antigen। T cells basically तब काम करते हैं या बी सेल्स कब काम करते हैं जब उनके सामने एंटीजन प्रेजेंट करा जाता है, क्योंकि वो एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं। तो ये जो एपीसीज है जैसे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करेंगे, एंटीजन को ब्रेक करके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। ये जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेंगे उस एंटीजन को टी सेल्स की, तो उसके बाद रिजल्टिंग कॉरस्पॉन्डिंग बी सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। तो एंटीजन प्रोसेस होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा, देन ओनली एडेप्टिव इम्यूनिटी विल कम इनटू प्ले। A number of receptors are involved in phagocytosis process, जैसे complement receptors, FT receptors, उसके बाद toll-like receptors, lectin and scavenger receptors. So these are all important for the pathogen uptake by phagocytosis. So this was about phagocytosis.